नमस्कार। आप हमें जानते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग का इतना सपोर्ट मिल रहा है इस मूवमेंट को। चिंगारी मैंने अकेले ये होता है आत्मविश्वास। यदि आप सच हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप निश्चित रूप से चीज़ों को फतह कर सकते हैं। तो ये तो कम से कम है ना कि आज ये जो सहयोग मिल रहा है इस मूवमेंट को जहाँ तक हम ले आए हैं, उसके लिए तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, बातों को समझा, चीज़ों को समझा। आज हम जो बात करेंगे, जो रैंक 333 333, क्या संजोग है यार, 333, इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो वही आएगा। उनका मैं सोशल मीडिया पे कुछ मुझे मिला है, उनके पास कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, वो डीएसपी के लायक कैपेबल था या नहीं है, उसके पास कितना नॉलेज है। क्योंकि बीपीएससी ने तो उसका इमोशनल वीडियो वायरल कर दिया, लेकिन उनका इंटरव्यू का वीडियो, उनका कॉपी वायरल नहीं किया। जबकि करना चाहिए ना कि भाई देखिए ये गरीब लड़का कितना शानदार आंसर लिखा है, मतलब इतना शानदार आंसर लिखा है कि एग्जामिनर पढ़े, आप लोग पढ़िएगा तो एकदम आंख से आंसू गिरने लगेगा कि क्या ज़बरदस्त कंटेंट है। और इंटरव्यू में ऐसा जवाब दिया कि बोर्ड मेंबर रोने लगे, मतलब खुशी के आंसू। यार कहाँ से ये प्रकट हो गया है, इतने मतलब शानदार नॉलेज वाला पर्सन, ज्ञान वाला पर्सन। इसको तो डीएसपी नहीं, इसको तो आईपीएस होना चाहिए था। तो इस तरह का मतलब हो ना, तो ये तो प्रकाशित नहीं किया। तो मुझे उसका मॉक इंटरव्यू मिला, ठीक है। तो मुझे लगा कि मॉक इंटरव्यू में जरा सुने कि भाई किस स्तर का नॉलेज रखता है। तो मैं आपको बता दूं, इसको कुछ नहीं आता है। मैं अब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, रैंक 333 वाले को कुछ नहीं आता है। उनका एक कहीं किसी चैनल पे मैंने एक थंबनेल देखा था, उस पर लगा था कि लोग कहते थे चपरासी भी नहीं बनेगा। उनका थंबनेल था कि लोग कहते थे चपरासी भी नहीं बनेगा। ये तो मुझे नहीं पता कि चपरासी बनता या नहीं बनता, लेकिन यदि धांधली नहीं होता, रैंक 333, आप कान खोल के सुन लो, यदि धांधली नहीं होता आप डीएसपी नहीं बनते। आपका जो नॉलेज का स्तर है ना, आप जितना आपके पास नॉलेज है, आप डीएसपी तो नहीं ही बनते। हो सकता आप मेंस क्वालिफाई कर जाते, शायद कोई पद आपको ना मिलता, लेकिन धांधली की वजह से आपको ये पद मिला है, ठीक है। अब वो धांधली किस स्तर पर आपने किया, जैसे आपने जो दिया था, जो इंटरव्यू आपने दिया था, वहां पे एक बड़ा सवाल है, क्या बीपीएससी ने आपको अप्रोच किया था या आपने बीपीएससी को अप्रोच किया था? क्या ये सिलेक्शन से पहले ऐसी कोई डील हो गई थी कि तुम्हारा सिलेक्शन तुमको दिलवाया जा रहा है और तुम इस तरह का वीडियो देना, मतलब क्या सिलेक्शन से पहले कोई डील हो गई थी? ये जांच का विषय है ना कि आखिर बीपीएससी ने 333 को अप्रोच क्यों किया था, किसी और को भी अप्रोच कर सकता था। तो क्या ये था ना, एक होता है ना कि एक कोटेशन है और श्री अरुण जेटली जी का कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। तो आपने प्री मतलब पहले ऐसा कोई फैसला ले लिया था दोनों के बीच में कि ताकि आपको इस तरीका का देना है। ये क्या है, ये तो जांच का विषय है। 333 को क्यों अप्रोच किया गया? क्या इसका कोई नस दबा हुआ है? क्या बीपीएससी से इसका पहले सांठ-गांठ हो चुका था कि आपका सिलेक्शन हम डीएसपी आपको दिला दें? पूछा होगा कि क्या बनना चाहते हो, तो बोला सर डीएसपी, क्योंकि एसडीएम का आपका सेकंड डीएसपी होता है। तो बहुत लोगों का इच्छा होता है कि मैं एसडीएम ना बनूं, मैं डीएसपी बनूं। तो बोला सर मुझे डीएसपी पसंद है। तो बोला चलो तुमको डीएसपी बना देंगे, लेकिन तुम इस तरह के इमोशनल वीडियो दे देना। क्या ऐसा कोई डील हुआ था क्या? ये मेरा सवाल है बीपीएससी से, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए, तो क्या डील हुआ था, क्या था, कैसे, आखिर इसको क्यों अप्रोच किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसी को क्यों अप्रोच किया गया। क्या इसका सर्टिफिकेट फर्जी है, क्या है भाई? पहले कोई डील हो गई? चलिए इसके नॉलेज की हम बात करते हैं। जो इन्होंने मॉक इंटरव्यू मुझे मिला है, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, यदि धांधली नहीं होता तो ये लड़का फाइनल लिस्ट में इसका नाम नहीं होता, ठीक है। कोई सेटिंग गेटिंग है, क्या है कि इसका इंटरव्यू अपलोड किया गया, इसी का क्यों किया गया? तो ये जांच का विषय है और जांच तो होगा ही, चाहे जांच आज हो कि 6 महीना बाद हो, जांच तो कराना पड़ेगा। और बीपीएससी कमेंट में सवालों को नहीं झेल पाया। उस वीडियो के कमेंट में सोचिए, इतना डरा हुआ संस्था अध्यक्ष, चेयरमैन, एग्जाम कंट्रोलर है, ये सेक्रेटरी है, कि कमेंट ऑफ करवा दिया। चलिए आगे देखते हैं। इनसे पूछा गया कि हिस्ट्री के, आप देखिए, हम उसका कट वीडियो लगा देते और उसके बाद छीलने में, पोस्टमार्टम करने में थोड़ा और मजा आता है, बट आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक मरवा दिया जाता है। कितने लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं यार कि चैनल को उड़ा दो, ये कर दो, लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं, इतना कानूनी लीगल दांव-पेच तो हम भी जानते हैं। और आप देखे थे कल मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बैठे हुए थे, तो इतना इसका हैसियत नहीं कि चैनल डिलीट करवा दे। हाँ ठीक है, कुछ कॉपीराइट का
लॉ है तो हम भी उसको मानते हैं, तो हम वीडियो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो इनसे सवाल पूछा गया था वो हम आपको बता रहे हैं। आप चाहें तो इसका ओरिजिनल इंटरव्यू जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो किसी दूसरे के चैनल पे। तो लेकिन यहाँ पे भी हम आपको सारा वही बात बता देते हैं जो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है। इनसे पूछा गया था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो हिस्ट्री बताया था। तो बोला हिस्ट्री में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है। इन्होंने कहा कि तीनों पार्ट हमको अच्छा लगता है, तीनों पार्ट, जबकि ये गलत आंसर है। हिस्ट्री में 4 पार्ट होते हैं, ऐसे देखेंगे तो 5 होता है, लेकिन 4 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत, एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, और उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत, और एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। भाई वर्ल्ड हिस्ट्री किधर गायब कर दिए, और एक आप जोड़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का आप अलग भी रख सकते हैं, नहीं तो कहेंगे कि नहीं वो टाइम पीरियड तो वही है, तो आप उसको भी काउंट कर सकते हैं, वो इधर रखिए चाहे उधर रखिए, लेकिन कम से कम 3 पार्ट तो हिस्ट्री का नहीं होता, आप भी जानते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन इसका गलत था कि इसको ये पता नहीं कि हिस्ट्री के कितने टाइप हैं। तो बेसिकली हिस्ट्री का आप जानते हैं, आप जब पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10th, तो उसमें पूरा का पूरा प्राचीन भारत से लेकर वर्ल्ड हिस्ट्री तक का टॉपिक दिया हुआ है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री 4 पार्ट होता है, जो पहला आंसर था वो गलत था, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा इनसे पूछा गया कि जो मेडिवल पीरियड हमारा है ना, आप जानते हैं मेडिवल पीरियड जिसको हम लोग मध्यकालीन भारत कहते हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, उसके बाद 1000 में मोहम्मद गौरी का, तो उसके बाद से हम लोग मानते हैं कि मेडिवल पीरियड हमारा 700-800 ईस्वी से स्टार्ट होता है, लगभग 1700 औरंगजेब की मृत्यु तक पूरा का पूरा मेडिवल पीरियड चलता है। ये टाइम पीरियड फ्रेम है मेडिवल पीरियड का। तो इसमें पूछा गया था इनसे कि मेडिवल रेवेन्यू सिस्टम अलग अलग शासकों के बीच, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग शासकों के बीच किस तरह का था, डिटेल बताएं। इस भाई को स्टार्टिंग का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वहां से लेके और मुगल काल तक के ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक पता नहीं था भाई। छोड़ो शासक का नाम छोड़िए, वंश पता नहीं था। जैसे था ना पहले गुलाम वंश, इसको वंश पता नहीं था कि पहले कौन सा वंश आया था, फिर बाद में कौन सा वंश आया था, इसको वंश पता नहीं था भाई। आप जानते हैं कि गुलाम वंश पहले आया था, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया था, फिर उसके बाद तुगलक वंश आया था, फिर सैयद वंश आया था, फिर लोधी वंश था, और फिर आप मुगल ले सकते हैं। इन्होंने कहा, सबसे पहला जवाब इन्होंने क्या दिया था कि इल्तुतमिश द्वारा इक्तदारी प्रथा चलाएगा। इन्होंने इल्तुतमिश के बाद किया, उसके बाद बीच में रजिया सुल्तान, बलबन, ये सब गायब। चलिए डिटेल में पूछा गया था तो थोड़ा सा इसको बताना चाहिए था। फिर इन्होंने ये उसके बाद जंप किया कहाँ, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी पे, ठीक है, और उसके बाद सीधा जंप किए शेरशाह सूरी पे, और शेरशाह सूरी के बाद जंप किए सीधा अकबर पे। कि तो सिंपल है कि लगभग सेम ही था। आप जानते हैं कि 10 साला पद्धति था, जब्ती प्रणाली था, इक्तदारी प्रथा था, तो ये तो आप पीटी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन सीक्वेंस में से पूछा गया था। तो आप देखिए जाके जो वहाँ इंटरव्यू ले रहा है वो इसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं है, आप जाके देखिए। दूसरा हो गया, इसको हिस्ट्री फेवरेट है, इसका सीक्वेंस इसको पता नहीं है कि कौन कौन से वंश में कौन कौन सा रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है। फिर से पूछा गया, जाके आप देखिएगा कि जो टोडरमल का जो 10 साला पद्धति वो लाया था, और जो शेरशाह सूरी का था, इनसे पूछा गया था कि शेरशाह सूरी के लैंड मेजरमेंट सिस्टम में कुछ अंतर है। जो 10 साला पद्धति टोडरमल का था और शेरशाह सूरी का था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के पैमाइश में, मेजरमेंट में कुछ अंतर है। तो भाई बोला कि हमें सर नहीं पता है। चलिए, तो लगभग 3 क्वेश्चन हो गया, और 3 क्वेश्चन में तीनों अंशतः तो गलत है, पूर्णतः ये सही नहीं है, पूर्णतः गलत भी नहीं है, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है कि आपको डीएसपी रैंक दे दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इनसे ह्वेनसांग के बारे में पूछा था। तो आप जानते हैं कि ये कोई बहुत 30 मार्कान सवाल नहीं था, बहुत बेसिक सवाल था कि ह्वेनसांग हर्ष के काल में आए थे, जो हमारे हर्षवर्धन साहब थे, जिनका राजधानी कन्नौज हुआ करता था, ठीक है। वो हमारे बौद्ध धर्म के लिए यहाँ पर अध्ययन के लिए आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय से घूमे थे। तो ये उन्होंने कहा कि तो कितने वर्ष अध्ययन किया। चलिए ये ठीक है, ये बेसिक सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। इनसे पूछा गया कि कृषि के क्षेत्र में कितना बेहतर, मतलब जितना बेहतर, हाँ सॉरी, इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से आता है जिसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। इनके पास हिस्ट्री का थोड़ा बहुत इनको फैक्ट पता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसको कुछ नहीं आता है। जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसे इंटरव्यू में पूछा गया था, एक का भी जवाब ये नहीं दे पाई, अंट बंट संट आए बाएं साए जवाब दिया है। एग्जामिनर खुद जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने खुद से कहा कि तुम तो घुमा रहे हो यार। लास्ट में यदि जाके देखेंगे उसका फीडबैक, तो उन्होंने ये इसका फीडबैक इसको दिया था कि इधर उधर घुमाते रहे। इनसे कहा गया इनको कि आप अपने जवाब में इधर उधर घुमाते रहे, कॉन्सेप्चुअल आंसर इसको नहीं पता है। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप सुनिए। कहा कि कृषि के क्षेत्र में जितना बेहतर कर पाते, कर नहीं पा रहे हैं। हाँ सही बात है कि भारत का जो हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम है, बहुत शानदार हम कर पाते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। और बेसिकली बिहार की बात करें तो बिहार के एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत अधिक पोटेंशियल है, लेकिन कुछ रीजन है जिसके कारण बहुत अधिक उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सर भूमि का पूरे देश में देखा, इन्होंने कहा कि पूरे देश में देखा गया कि भूमि का बंटवारा किया गया। भाई ये अंशतः सही है, पूर्णतः सही नहीं, गलत जवाब है।
भूमि का बंटवारा ऐसे नहीं किया। आपको पता है भूमि सिस्टम कैसे था, जब पहले राजा महाराजा की जमीन थे, फिर अंग्रेज आए, फिर जमींदारों का विकास हुआ। एक जमींदार का विकास हुआ था ना, जो जमींदारी प्रथा चली थी, फिर बड़े बड़े जमींदार बन गए और फिर खेतिहर मजदूर बन गए थे। जब अंग्रेज चले गए, भारत सरकार ने चकबंदी हदबंदी की प्रथा लाई थी, आप जानते हैं। तो वहाँ से सिस्टम चला और परिवार लोगों की संख्या बढ़ी तो भूमि का आकार छोटा हो गया। जैसे हम 2 भाई हैं या आप 4 भाई 5 भाई, तो भूमि का आकार छोटा हो गया भाई, कि जिसके पास पहले 1 बीघा था तो वह 5 कट्ठा पे आ गया। तो भूमि का आकार छोटा हुआ, जोत का आकार छोटा हुआ, न कि भूमि का बंटवारा किया गया। चलिए ठीक है, मानते हम क्या बोले, ये उतना सेटिस्फैक्ट्री हम नहीं कह रहे पूरा गलत है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री जवाब उस तरह का नहीं है जो। और आगे हम पढ़ते सुनिए, कहा कि जोत का आकार छोटा, किसानों के पास वित्त का अभाव है। ये देश के स्तर पर जवाब दे रहा था, ठीक है। लेकिन देश का स्तर देखेंगे तो अलग अलग राज्यों की एग्रीकल्चर को लेकर अलग अलग समस्या है। पंजाब के किसानों के पास वित्त की समस्या नहीं है, पंजाब किसानों के पास, हरियाणा किसानों के पास वित्त की समस्या नहीं है, उसके पास तकनीकी समस्या उतना अधिक नहीं है। लेकिन बिहार के किसानों के पास तकनीकी समस्या है, वित्त की समस्या है। तो इसको आंसर ये देना चाहिए था कि सर राज्यवार यदि हम बात करें राज्य, तो ये वेरिएशन करता है। किसी राज्य की और अलग समस्या है, बिहार की अलग समस्या है, पंजाब की अलग समस्या है, साउथ के स्टेट की अलग समस्या है। ये जवाब पूर्णतः इस तरीका से होता, इसीलिए हमने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। आप इंटरव्यू में इस तरह से, चूंकि फैक्चुअल जवाब क्वेश्चन है नहीं, तो पूर्णतः गलत हम नहीं कर सकते, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं, तो इससे बेहतर जवाब ये हो सकता था जो दिया जा सकता था, ठीक है। फिर कहा क्या कि तकनीक का हम बता दिए कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है, नहीं बिहार ही कम है, लेकिन आप पंजाब का देखिए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, आप हरियाणा का देखिए, आप राजस्थान का थोड़ा बहुत इलाके में देखिए, आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का देखिए, प्रदेश प्रति जो हमारा हेक्टेयर उत्पादकता है बहुत शानदार है भाई। तो ये जवाब होता है कि सर लॉर्डशिप, सॉरी चूंकि हम न्यायालय में भी जाते हैं तो लॉर्डशिप का मुझे ये आ गया, नहीं कि सर कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्या है और उसका समाधान भी अलग अलग है भाई। ना हर राज्य का एक समस्या है, ना हर राज्य का एक समाधान है, हर राज्य का अलग अलग नीति है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। तो इस तरीका से जवाब ये होता पूर्ण जवाब, जिसको हम लोग कहते हैं। आगे था क्या, ठीक है, उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता, ठीक है, सही मूल्य नहीं मिल पाता है तो मानते हैं, इसको ठीक है रख लिए। फिर कहा कि प्राकृतिक आपदा कृषि को प्रभावित करती है। चलिए ठीक है, इसीलिए इन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक आपदा कृषि को प्रभावित करता है। तो आप ये बताइए क्या पूरे भारत में जो प्राकृतिक आपदा है क्या कृषि को प्रभावित करता है? कुछ स्टेट में करता है व्यापक स्तर पे, जैसे बिहार देखिए, हाँ बिहार में व्यापक स्तर पे प्राकृतिक आपदा एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है, लेकिन हरियाणा में उस तरीका से नहीं करता है। तो आपको इस यही नाम कहें कि जब आप इन्होंने शब्द यूज किया कि पूरे देश में देखा जाए तो भाई तो आप ये जनरल जवाब कैसे दे सकते हैं? एक जवाब नहीं दिया जा सकता है ना, अलग अलग जवाब होगा भाई। कि हाँ बिहार के संदर्भ में यदि हम देखें सर, तो बिहार के संदर्भ में जो प्राकृतिक आपदा है विशेष करके बाढ़, वो फसल को सर्वाधिक मात्रा में क्षति पहुंचाता है। वहीं कुछ स्टेट में यदि हम देखें, एमपी के क्षेत्र में, महाराष्ट्र का विदर्भ वाले इलाके में, तो वहाँ सूखा वहाँ की फसलों को प्रभावित करता है। ये सॉलिड जवाब होता है ना, आप खुद बताइए। चलिए आगे देखते, आगे ने तो भाई जो जवाब दिया है ना, माशाअल्लाह क्या जवाब दिया है भाई। आगे लिखा है क्या कि हाँ कई स्तर पर भूमि का, हाँ फिर से पूछा गया कि सुधार कैसे कर सकते हैं, इस तरह का सवाल था। तो कहा कि भूमि का चकबंदी करना चाहिए था और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई नई फसलों का वैरायटी तैयार करिए, ठीक है। जीएम फसलों को बढ़ावा दिया जा सकता है, इन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले बात, चकबंदी और हदबंदी की जो व्यवस्था थी, आपको मालूम होना चाहिए था वो काफ़ी, ये है रटुमल जवाब, ये रटुमल जवाब। किसको किसी ने पता था चकबंदी हदबंदी चल रहा था, या ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई। जब देश आज़ाद हुआ था, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसी समय चकबंदी और हदबंदी की प्रथा लाई गई थी, ये बात सच है। और चकबंदी हदबंदी पूरे देश में सफल नहीं हुआ था, सिर्फ थोड़ा बहुत केरल में सफल हुआ था और पश्चिम बंगाल में थोड़ा बहुत सफल हुआ। और बाद में इंटरव्यू में इन्हें कहा कि भाई तो सफल नहीं हुआ था। फिर आप ये जवाब, इसीलिए ने लास्ट में कहा कि तो आप तो गोल गोल घुमा रहे हैं। चकबंदी हदबंदी अभी क्या सुझाव हो सकता है, आप ही बताइए। बिल्कुल सुझाव नहीं हो सकता। अभी सुझाव हो सकता है भारत सरकार की योजना के बारे में भाई को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है इसको। आप जानते हैं भारत सरकार सहकारी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहा है, सहकारी समिति को, एग्रीकल्चर क्षेत्र में एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये है अभी, यदि जोत का आकार छोटा है तो मोदी जी का एक बहुत शानदार इस पे नारा था कि किसान जो एफपीओ के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो थोक में खरीदे और खुदरा में बेचे। ये था मोदी जी का नारा। और अभी देखिए क्या जीएम क्रॉप को, इन्होंने कहा जीएम क्रॉप को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था। आपको पता है कि जीएम क्रॉप पे सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा हुआ है, भारत सरकार का रोक लगा हुआ। हमारे यहाँ जीएम क्रॉप चल रहा है क्या? भारत सरकार का, इसी का था विजन, कि आप प्रशासन में तो आपके पास विजन है कि नहीं? बिल्कुल विजन नहीं इसके पास।
आप क्या जवाब देते कि भाई भारत सरकार, आप एग्रीकल्चर पॉलिसी देखिए या बिहार सरकार का, कि जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैविक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये कह रहा है कि जीएम क्रॉप को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, है ना, जीरो एग्रीकल्चर बजट फार्मिंग, ये आप भी बताइए, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा, जैविक खेती बढ़ावा दिया जा नहीं जा रहा है। लगातार सरकार क्या प्रयास कर रही है कि रासायनिक चीजों से हटके हम जो ओरिजिनली हमारा प्राकृतिक रूप से खेती को बढ़ावा दिया जाए, और भाई जीएम क्रॉप को ठेल रहा है। तो इस पे ये कहा गया, ये कैसे जवाब हो सकता है आधुनिक हिसाब से, आज की तकनीक के अनुसार? आप देखिए कि अमेरिका से कितना चीज प्रोडक्ट, सरकार क्या कहा, अमेरिका क्या कहा कि हम आपके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करेंगे, सरकार ने कहा नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर हम नहीं खोल सकते आपके लिए। तो जीएम क्रॉप हमारे यहाँ नहीं चलता भाई, और ये सुझाव दे रहे हैं, और ये डीएसपी बना हुआ है, कुछ नहीं आता इनको। चलिए आगे देखिए, और हदबंदी चकबंदी इन्हें कहा गया बाद में, जो इंटरव्यूअर ले रहे थे उन्होंने कहा कि आप इसका नाम नहीं सुने, सहकारी खेती का नाम नहीं सुने हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम नहीं सुने, इन्हें कहा आप जाके देख सकते हैं, कुछ नहीं पता इनको। अगला सवाल क्या था, जोत का आकार छोटा, हदबंदी, ये तो हो गया। और फिर यही लड़का करेक्ट, आजादी के समय प्रयास किया, बाद में छोड़ दिया गया, इन्हीं का अगला जवाब था, मतलब 2-3 मिनट के बाद। तो भाई जब छोड़ दिया गया तो फिर पहले तुम सुझाव कैसे दे रहा था? खुद ही इसको नहीं पता है कि कहाँ क्या बोला, मतलब ये था कि जो मन में आया वो बोल देना है। आगे देखिए अगला और क्या सवाल था भाई इसके सामने, और क्या सवाल था? हाँ, सवाल था गांधी जी की प्रासंगिकता। सोचिए, गांधी जी की प्रासंगिकता पर ये लड़का जवाब नहीं दे पाया। ये क्या दिया था, एग्जामिनर ने बताया कि एक भी बात आपने सही नहीं बताया। ये कहा कि सत्य अहिंसा का, अभी देश में तो पूरा हिंसा चल रहा है, ये उस पर अटैक कर रहा है, वो उस पर अटैक कर रहा है, तो कहाँ प्रासंगिकता बता पा रहे हैं? ये नहीं बता पाया। इससे बेहतर जवाब आप जानते हैं, अंट बंट संट आए बाएं साए उत्तर दिया, आप जाके देख सकते हैं। और इन्हें कहा गया कि आप एक भी जवाब नहीं दे पाए गांधी जी के प्रासंगिकता के बारे में, आप इसका बेहतर जवाब जानते, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। छोड़िए, फिर कहा कि बिहार में इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन था कि बिहार में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, इनसे सवाल पूछा। भाई ने जो जवाब दिया ना, अरे हमें तो लगता है कि इस सब इंटरव्यू को ना, मतलब आर्काइव में सेव करके रखना चाहिए था, ताकि आने वाले बीपीएससी का अभ्यर्थी इस पे अध्ययन करे और वो प्रेरणा ले सके। हमको लगता है कि कैसे कैसे लोग चयन हुए थे भाई, किस तरीका से चयन हुआ था। आप ही बताइए, अगर पूछा कि बिहार में कैसे आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, अभी के डेट में सरकार का सबसे पहला ट्रेंड क्या चल रहा है? इन्वेस्टमेंट समिट बुलाइए, इन्वेस्टमेंट समिट, अलग अलग देशों के या अलग अलग इंडस्ट्री से, उद्योगपति से आप एमओयू साइन कीजिए। भाई बोला ही नहीं, इसको कुछ पता ही है क्या बोला, वही रटा जवाब, जो रटा जवाब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, यही जवाब दिया। भूमि को उपलब्धता, ये तो रटा जवाब है भाई। जवाब क्या बता रहे हैं ना आप, ये तो रटा जवाब है। तो जो एमओयू साइन, अभी देखिए भारत सरकार सबमिट कराता, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट सबमिट कराते, उसी तर्ज पे बिहार सरकार का एमओयू सबमिट होना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट समिट, उसमें साइन होना चाहिए था। तो ये हो गया कि आप, इसका मतलब होता है कि भाई आप, ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा कि ये जवाब पूर्णतः सही नहीं है, अंशतः सही है, ये डीएसपी के लायक जवाब नहीं है, लेवल 9 के पद के लायक जवाब नहीं है। कि आप इसका मतलब है कि आप सरकार की नीतियों से अवगत नहीं है, आपको नहीं पता है नीति, सरकार किस दिशा में जा रही है आपको नहीं पता है, आप क्या खाक विजन बनाएंगे सरकार में बैठ के? चलिए आगे देखते, आप समझ गए। फिर यही कहा लर्नर और इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि उपलब्धता, ये रटा जवाब था। चलिए आगे चलिए, आप देखिए ना, सरकार विदेशों से कॉन्टैक्ट करती है, वर्ल्ड बैंक से ऋण लेती है इन्वेस्टमेंट के लिए, अलग आईएमएफ से ऋण लेती है, एमओयू साइन करती है, ये है मतलब वर्तमान का जवाब। फिर उसके बाद देखिए, अभी देखिए एआई, आर्टिफिशियल, यदि बिहार में जो 2025 का चुनाव हो रहा था विधानसभा, उसमें अमित शाह जी ने क्या बयान दिया था, हम बिहार में एआई का हब बनाएंगे, ऐसा कुछ बयान था उनका। तो भाई अभी देखिए एआई जो है, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो लगातार इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है लगातार। तो सरकार को इस दिशा में कोई प्रयास करना चाहिए ना, बिहार सरकार को, तभी तो इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा ना। कि ये जवाब है, इसीलिए कहते हैं कि इसको पता नहीं था, ये रटा जवाब दे रहा था, जो इसको किसी ने बता दिया था, रट लिया कहीं से, इसको करंट का बेसिक नॉलेज बिल्कुल नॉलेज नहीं था। और जो इंटरव्यू उन्होंने कहा कि करंट जाके दोबारा पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, फिर इन्होंने कहा कि हदबंदी चकबंदी पे फिर इनसे अंतर पूछा गया था। तो कहा जब भाई 0%, खुद ही आप कह रहे हैं कि 0% सफलता मिले, तो फिर आप इसका सुझाव क्यों दे रहे हैं? और यही उन्होंने कहा था इंटरव्यूअर ने कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम नहीं सुने हैं, सहकारी खेती का नाम आप नहीं सुने हैं। चलिए तो आप इसको देख लिए। फिर इनसे पूछा गया था बजट में, ये जिस दिन इसका मॉक इंटरव्यू था उससे 1-2 दिन पहले बजट पेश हुआ था, तो शायद 3-4 फरवरी को दे रहा होगा, मे बी ऐसा कुछ होगा जितेंद्र को। तो बोला कि सबसे अधिक एलोकेशन किसको हुआ है बजट में? तो बजट में आप देखिएगा सबसे अधिक एलोकेशन जो है वो इसको हुआ है, परिवहन को, सबसे अधिक परिवहन को हुआ है, फिर रक्षा को हुआ है। इन्होंने कहा कि सबसे अधिक जो एलोकेशन हुआ है वो रक्षा को हुआ है, और दूसरे पे इन्होंने कहा गृह, जो कि गलत है।
सबसे अधिक जो एलोकेशन हुआ है वो परिवहन को हुआ है, दूसरे नंबर पे रक्षा को हुआ है। ठीक है, उसके बाद इससे पूछा गया कि फोक डांस के बारे में बताइए। और बिहार का जो फोक डांस है, फोक सॉन्ग आप जानते हैं, ये रटा रटा सा होता है। इसका इन्होंने कजरी जो हमारा बिहार में चलता है, श्यामा चकेवा का, जाट जटिन का, ये हम अपने तरफ से बता रहे हैं, एक दो जवाब इसका इन्होंने दिया। तो ये रटा रटा जवाब था, किसी किताब में आपको मिल जाएगा। सोहर ये इन्होंने बताया। ठीक है, अगला देखिए जीविका के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने कहा जीविका में 11 करोड़ महिलाएं काम कर रही है। ठीक है, तो भाई बिहार की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ महिला काम करेगी। फिर इन्होंने सुधार लिया बाद में, जब इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया एग्जामिनर ने, सॉरी इंटरव्यूअर ने, तभी थोड़ा सा सुधार लिया, हिंट दिया थोड़ा सा। तो फिर इनसे वन नेशन वन इलेक्शन पे जवाब पूछा गया। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन पे ये क्या बोले, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यहाँ पे धाराशायी हो गया। यहाँ पे जो जवाब इनको देना चाहिए था वो जवाब ये नहीं दे पाया वन नेशन वन इलेक्शन पे, जो कॉन्सेप्चुअल जवाब होना चाहिए था। ठीक है, और इसके बाद इसीलिए कहा कि तो इसका इन्होंने, हमने इतना पॉइंट, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं मिला था, वही 12, 13, 14 मिनट का इंटरव्यू था, तो बहुत प्रश्न हमें नहीं मिले थे, लेकिन जितना हमें मिला तो उससे ये मुझे स्पष्ट हो गया। और इंटरव्यूअर ने इसे कहा कि भाई जाके आप दोबारा पढ़िए। तो ये बताइए, इन्होंने बोला कि 3-4 मतलब 4-5 दिन का गैप था इसका, जो डेट ये बताया जो इंटरव्यू दे रहा था, तो 4-5 दिन उन्होंने ऐसा क्या तैयार कर लिया, और मेंस के टाइम पे तैयार नहीं किया था। मेंस के टाइम पे जो आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे क्या देखा है, पर्सनैलिटी, नॉलेज तो आपके पास है, पर्सनैलिटी, आप उन चीज़ों का जवाब दे पाते कि नहीं दे पाते। जब भाई तुम बेसिक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो पर्सनैलिटी खाक तुम दिखा पाओगे। तो नॉलेज, तो इसीलिए हमने कहा कि इसके पास नॉलेज नहीं था, ये डीएसपी के लायक नहीं है। और बीपीएससी से हम अनुरोध कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग से कि आप इनके इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग बाहर करो और इसका कॉपी बाहर करो। यदि हिम्मत है, हैसियत है, धांधली नहीं की हो, इसका कॉपी बाहर करो और इसका इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग बाहर करो। कि ये थोड़ी चलता पीआर की तरह कि देख लीजिए, इसका मतलब क्या, आपने किसी गरीब का, या गरीब तो आजकल यार मैंने कल भी कहा था कि बिहार में ऐसा कुछ होता है नहीं। ठीक है, जो जिसके पास जमीन भी होता अच्छा खासा, वो भी झोपड़ी में शौक से रहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये बता रहे हैं कि ये आप बताइए कि भाई ये क्या, आप खुद जाके इस इंटरव्यू को देखिएगा, इसके पास उस तरह का बेसिक नॉलेज नहीं है, कंसेप्चुअल नहीं। हमें आज समझ में नहीं आया कि ये करंट में आंसर क्या लिखा होगा। भाई हिस्ट्री तो मानते हैं कि चलो लिख दिया होगा जैसे तैसे रट उठ के, लेकिन जो सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स पूछा और पेपर 2 पूरा का पूरा जहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, वहाँ ये क्या आंसर लिखा होगा, ये ऐसे क्या लिखा होगा यार, पूरा डाउट है इसके ऊपर मुझे। तो आप जाके देख सकते, उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना चाहिए था। भाई किसी भी गरीब का, ये गरीब तो ये है नहीं, इसका घर और देखने से लगता नहीं है। ठीक है, तो फिर हम बता रहे इमोशनल वीडियो दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते, धांधली नहीं हुई है। ये इमोशनल वीडियो दिखाकर आप साबित करते कि धांधली नहीं हुई है। हम बता रहे धांधली हुई है तो ये डीएसपी बना है। और फिर से हम सवाल है इसी को क्यों अप्रोच किया गया, धांधली नहीं होती तो ये फाइनल लिस्ट से बाहर होता। चलो उम्मीद करते कि आप मेरी बातों को समझ होंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।